क्यों चली गई तुम इतनी जल्दी? उसे बार बार अपने पति की आखिरी बार सारे समाज के सामने सिंदूरदान की गई बातें याद आ रही थी। कैसा बिलख कर रोए थे। सिर्फ अपने लिए राहुल को रोते देख कर मेरी आत्मा को बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं भी कितनी बार रोई थी उनके लिए, पर कभी आंसू की कदर न की गई। आज राहुल का यूं बिलखना उनके प्यार को सिद्ध कर रहा था और लोगों को मुझसे ईर्ष्या हो रही थी। आखिरी बार मेरा फेवरेट पार्लर से मेकअप भी करवाया गया था। उस बनारसी साड़ी में रूप कितना निखर आया था। मुग्ध हो गई थी मैं खुद को देखकर। सारे समाज के सामने राहुल का मुझे सजाना बड़ा अच्छा लग रहा था। खुद को नक सीख निहारते नज़र बस हाथों पर रुक गई। ब्याह की तरह ससुराल और मायके की चूड़ियां मिलाकर कलाई को सजा रही थी। ये क्या, मायके की चूड़ियां रंग में थोड़ी कम मैच हो रही थी। राखी और दूज पर डिफेक्टिव साड़ी देकर कर्तव्यों की इतिश्री करने वाले संपन्न भैया भाभी डिजाइनर चुनरी लाए थे। स्टैंडर्ड के मुताबिक लोगों को अपने भाग्य पर इतराते देख मुझे खुशी हो रही थी। सौभाग्यवती विदा होने की इस दुनिया से वो जरा सी चोट जानलेवा साबित हो गई। बस, पर आज इस तरह खुद पर प्यार लुटता देखना अच्छा लग रहा था। चिता के आखिरी फेरों के बाद घाट तोड़ खुद से नाता तोड़ने की बोझिल रस्म के बाद भी राहुल की लाल लाल आंखें मन में ऐसे गड़ गई जैसे पत्थर पर निशान। मन उनके प्यार में भीगता चला गया और शरीर का नाता टूटने के बाद भी ये स्वीकारने ना स्वीकार पाई कि मैं अब इनकी कोई नहीं लगती। घर के अंदर जाकर देखा तो राहुल फिर तस्वीर के आगे कह रहे थे कि तुमने तो 7 जन्मों के साथ का वादा किया था। मेरी रसोई दूसरों के हवाले भी। आज अम्मा जी को भी दूसरों के हाथ का खाने से आपत्ति ना थी, पर अपनी पहली बार प्रशंसा सुनना कानों को भा रहा था। अरे, जाने से पहले बच्चों का सोच लेती। और बच्चों की बात सुनते ही उनका ख्याल आया। उनके कमरे में गई तो सब सामान्य होकर खा रहे थे। फ़ोन में उनकी मनपसंद चीज़ें उन्हें मेरा दुख भूलने में बड़ी मददगार जो हो रही थी। 13 दिन तो रिश्तेदारों के साथ निकल गए, सबके आराम से। मुझे भी अब एकांत घर भला भला सा लग रहा था। घर का एक एक कोना घूमते घूमते छत पर आंख भर आई। कैसे एक एक ईंट में मेरी मेहनत बोल रही थी। जेवर तो मायके के भी थमा दिए थे राहुल को अपनी कसम देकर कि मन मत मारना, बनवाते। आखिर ये घर मेरा है, मेरे लिए ही तो किराए पर भटकना नहीं चाहते। अचानक मुझे याद आया कि राहुल को अस्थमा का अटैक आ जाता है ऐसी ठंडी के मौसम में। अपने भुलक्कड़ स्वभाव पर खिंचती नीचे आई और बार बार उन्हें अपना ध्यान रखने को कहने, उन्हें इन्हेलर को साथ रखने की याद दिलाने में मेरा वजूद उनके सामने आ गया। प्रेम की जात ही ऐसी होती है कि बार बार नज़र साज ढूंढती है और एक टुकड़े से भी संतुष्ट हो जाया करती है। फिर ये प्यार इस तरह तो मेरे नसीब में बड़ी ही मुश्किल ले आया था। मैं राहुल को देखकर मुस्कुराई। उसे इन्हेलर के साथ रखने को कहना चाहती थी, पर उनके गले से जोरदार चीख निकल पड़ी, तुम यहाँ कैसे? अरे, शादी होने के बाद जब इस घर में आई तब से ही तो सब यहीं रटवा रहे हैं कि ये घर मेरा है और मैं इस घर की। पर मेरे शब्द राहुल के कानों से टकराए ही नहीं। हाँ, उसकी चीखें जरूर माजी की ओर पहुंच गई। उन्हें थोड़ी ही देर में सबने घेर लिया। राहुल बुरी तरह सहमे हुए थे। लोग मेरा दिखना उसे भ्रम बता रहे थे। तब तक नंदोई जी बोले, भाभी की आत्मा तृप्त है, शायद आपने पास आग रख लीजिए। सबकी सहमति से राहुल के पास आग जलाकर रख दी गई, मुझे दूर रखने के लिए। राहुल आग का सहारा ले रहे हैं, इस बात ने मन को थोड़ा चोट दी। फिर मैं दूसरे कमरे में गई जहां बच्चे थे। उनके भी तो एग्ज़ाम है। बच्चों की बात चल रही थी दोस्तों से। मैं ज़ोर से चिल्लाई, 2 महीने में एग्ज़ाम है बोर्ड के, तुम दोनों के। न जाने क्यों वो दोनों सहम गए। मेरी भी आंख भर आई कि माँ को सख्ती बरतनी ही पड़ती है,
भविष्य के लिए। पर बच्चे घबरा कर राहुल के पास भागे, जहाँ नंदोई जी घर की देखभाल के लिए उन्हें दूसरी शादी की सलाह दे रहे थे। पापा अभी बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी मम्मी की। बच्चों ने घबराकर कहा, अरे राहुल मरने के बाद सील नहीं होता। आत्माओं में एक बार भाभी के घर बात कर लो और बता दो सब उन्हें। अगर उनकी आत्मा ऐसे भटकी तो पता नहीं किसे कब और कैसे अपने साथ ले जाए। ननद ने घबराकर कहा। मैं छटपटाहट से बाहर आ गई। घर से चोट तो मुझे राहुल की दवा लाते समय ही लगी थी ना। अगले दिन मेरे पापा और भैया भाभी भी घर पर मौजूद थे। राहुल भी 1 महीने में ही मेरी यादों से उबर गए थे। बच्चे भी धीरे धीरे मुझे भूल अपनी दुनिया में मग्न हो चले थे। माँ जी ने मेरे पापा के आगे कुछ फोटो रखकर कहा, भाई साहब आप तो जानते ही हैं कि कच्ची गृहस्थी है। राहुल की बिना घरवाली के घर नहीं होता हूँ। खामोश। पापा के निश्चेष्ट अधर बस मुश्किल से हिले। तब तक शोर मचा कि पंडित जी आ गए। मेरे ससुराल में हवन रखा गया था, उसी घर से मुझे और मेरे साये को दूर हटाने के लिए, जिसकी EMI कभी मेरी तनख्वाह से जाती थी, जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था। हवन का धुआं मेरी आंखों से भर रहा था और वहां बैठे लोगों की बातें मेरी आंखों में पानी। हृदय में जो अपनों की खूबसूरत तस्वीरें थी, वहां अब स्याह रंग उभर रहे थे। सबकी वास्तविकता स्वच्छ दर्पण की तरह स्पष्ट हो चली थी। मेरी हालत देखकर उस सफ़ेद प्रकाश के स्वामी देवदूत के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पंडित जी के साथ उनकी पहचान का व्यक्ति ही हवन का मुख्य कार्यधर्ता था। राहुल और बच्चों सहित पूरे परिवार को सुरक्षा के धागे पहनाए जा रहे थे। भैया भाभी के लिए भी मेरे ना रहने के बाद बच्चों से रिश्ते के मायने बदल गए थे। दिल में खुशी थी कि अब सब उनका है। अब आज के हवन के बाद उनका मेरे परिवार से यूं ही नाता ना के बराबर हो चला था। मेरी जगह लेने वाली नई लड़की अब सबके मुताबिक मेरे प्रकोप से पूरी तरह सुरक्षित हो गई थी। किसी को अब मेरी आत्मा से कोई खतरा महसूस नहीं होने की तसल्ली थी। मेरा अपने घर और परिवार से प्यार मुझे बार बार आगे की यात्रा से रोक रहा था। देवदूत ने कहा, तुम्हारा मेरे साथ चलना ही सही है, क्योंकि अब जो होगा वह असहनीय होगा। मुझे अब भी राहुल के प्यार पर भरोसा था। उस तांत्रिक ने समापन के समय कहा, ये जल सब जगह छिड़क कर पूरे घर की सीमाओं पर कीले गाड़ दो, जिससे कि अब वो बुरी आत्मा गारंटी के साथ घर छोड़ देगी। बुरी आत्मा, इस सब ने मेरी आत्मा तक छलनी कर दी। जो राहुल के दूसरे विवाह की बातें बच्चों के उसके लिए अनुमोदन से ना घबराई थी, इस बुरे संबोधन से दहल गई। पर मैंने कहा, बस सबकी वास्तविकता देख ली, अब इन्हें आखिरी बार आईना दिखा दूं। लोग मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे देवी कह रहे थे कि मैंने राहुल की मौत अपने ऊपर ले ली और आज बुरी आत्मा सिद्ध कर दी गई मैं। हवन के धुएं से कोई कष्ट नहीं हुआ था, पर अपनों के मोह से बंधी मैं दर्द से भरी कुर्सी पर बैठी हुई स्पष्ट हो गई। सबके सक्षम और जोर से चिल्लाएं, ये घर मेरा है, इसे मैंने बनाया है, किसी चिड़िया की तरह तिनका तिनका जोड़कर। मैं तुम लोगों के प्रेम से बंधी थी। राहुल, तुम मुझसे मुक्ति के लिए मेरी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। बस 1 माह ही प्रेम टिक पाया, दूसरी शादी का विचार आने लगा। माँ जी, आप भी मेरा शौक 13वीं तक ना मना सकी। बेटे की गृहस्थी की फिक्र होने लगी और मेरे कूल डूड बच्चे, उन्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ने की पड़ी है। बुरी आत्मा मैं नहीं, आप सब है, जिन्हें स्वार्थ से मेरी याद आई थी और मैं मोह में यह मानने को तैयार ना थी कि आप लोगों ने मेरी रूह के निकलते ही जब उसके मकान को घर से बाहर कर दिया, तो यह ईंट गारे का क्या चीज़ है। मैं फिक्र में भटकती थी सबकी। हो बुरी आत्मा धीरे धीरे मुंह का काला रंग छोड़ मैं सफ़ेद प्रकाश में बदलने लगी। राहुल मुझे देखकर कुछ भावुक हुए, पर रिश्तों के रंग देखकर मन का आईना टूट चुका था। पापा की अपराधी नज़र अब गर्वित हो चुकी थी। लाल आंखों और छलनी हृदय के लिए सुबुकते हुए मैं देवदूत के पीछे ये पूछती हुई चल दी कि
अपनों की चिंता में डूबी आत्माओं बुरा क्यों कहते हैं। सबकी आंखें अपराधियों की तरह झुकी हुई थी। मैंने स्वार्थी रिश्तों के लिए